हेलो दोस्तों। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू करेंगे अकाउंट्स का, जिसका नाम है दोस्तों अकाउंट करंट। दोस्तों, टॉपिक बहुत इजी है, लेकिन कंसेप्ट आपको समझना होगा, इसका लॉजिक समझना होगा, तो आपको ये बहुत इजी लगेगा। नहीं तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये टॉपिक में दिक्कत जाती है, क्योंकि उनको यही नहीं पता कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है, इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है। तो स्टार्ट करूँगा मैं आज, बिल्कुल एकदम बेसिक से स्टार्ट करूँगा और आपको टॉपिक क्या है उसके बारे में बताऊँगा। तो ये बहुत आसान लगेगा, आपको लगेगा ये तो सर हम हमेशा करते ही है, फिर हम यहाँ पे क्यों नहीं कर सकते, अभी तक हमको क्यों दिक्कत जा रही थी। क्योंकि दोस्तों आपको इसलिए दिक्कत जा रही है, आपको इसके पीछे का लॉजिक नहीं पता है। तो आइए बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक ट्रांजैक्शन देता हूँ, आप मुझे उसकी जर्नल एंट्री बताइए। दोस्तों आपको आती है, आपने वो बचपन से सीखा है। देखना आपको, जैसे से फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैं हूँ, मेरा एक फ्रेंड है साहिल, अब मेरा एक बिज़नेस है, मैं गुड्स खरीदता हूँ और सेल करता हूँ, ये मेरा बिज़नेस है। तो साहिल को गुड्स की ज़रूरत पड़ी, तो उसको याद आया कि यार सर ये गुड्स में डील करते ही है, सर का बिज़नेस ही है, क्यों ना सर से मैं गुड्स खरीदूँ। तो दोस्तों साहिल मेरे पास आके पहुँच गया, उसने मेरे से गुड्स खरीदे, मैंने इनको गुड्स सप्लाई कर दिए साहिल को। अब दोस्तों साहिल ने ये भी पूछा कि सर आप पेमेंट कैसे लेते हो, मीन्स आप कैश में ले लोगे अभी, कि आपके यहाँ पे कुछ क्रेडिट वगैरह भी मिलता है। मैंने कहा यार मेरा जनरल प्रैक्टिस है, मैं मेरे हर कस्टमर को मैं 1 मंथ की क्रेडिट देता हूँ, 1 मंथ में क्रेडिट पीरियड अलाउड है मेरे यहाँ पे। तो साहिल ने कहा ठीक है, आप सर मुझे इतने इतने गुड्स दे दो, 5000 रुपीज़ के आप मुझे गुड्स दे दो, मैं आपको 5000 रुपीज़ 1 मंथ में दे दूँगा। दोस्तों ये बात हो गई तय। अब आप मुझे एक बात बताओ, इसकी जर्नल एंट्री में क्या पास करूँगा, ये जो मैंने गुड्स सेल किए हैं साहिल को, इसकी जर्नल एंट्री क्या पास होगी। सर ये तो हमने बचपन में सीखा था। हाँ तो मैंने आपको पहले ही कहा ना कि आपने ये टॉपिक ऑलरेडी सीखा है, बस आपको पता नहीं है। तो क्या होगी इसकी एंट्री, इसकी एंट्री होगी, मैं पास करूँगा साहिल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 5000। अब दोस्तों 1 महीना बीत गया, 1 महीने बाद मैंने साहिल को फ़ोन लगाया कि साहिल 1 महीना हो चुका है, आप मुझे पेमेंट ला के दो। तो साहिल ने कहा कि सर बस अभी आया, और उसने मुझे तुरंत पेमेंट ला के दे दिया, उसने मुझे कैश दे दिया 1 महीने बाद। तो दोस्तों 1 महीने बाद जब मुझे कैश मिल रहा है, मैं क्या एंट्री पास करूँगा। सर ये भी बहुत आसान है, ये भी हमने पहले सीखा है। सर कैश आ रहा है इसलिए कैश अकाउंट डेबिट करोगे आप, बिल्कुल सही, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा 5000 टू, किसने दिया, साहिल ने दिया, तो साहिल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 5000। ये तो सर हम पहले भी करते थे, तो ठीक है ना, पहले करते थे ना, यही बेस है दोस्तों। इसके ऊपर से ही एक नया टॉपिक जो हमने बनाया है, इसको कहते हैं अकाउंट करंट। दोस्तों कुछ नहीं है, इसको ही थोड़ा एडवांस लेवल पे हम लेके गए। अब एक और बात समझो, ये तो आपने कर दिया, आप मुझे एक बात बताओ, मुझे साहिल का लेजर अकाउंट बनाना है, तो आप कैसे बनाओगे। सर साहिल का लेजर अकाउंट भी हमने तो पहले ही बनाना सीख लिया है। जैसे से फॉर एग्ज़ाम्पल देखो कैसे, सर हम आपको बताते हैं कैसे बनाते हैं अकाउंट्स। सर ये हम ऐसे ड्रॉ करेंगे, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड हमारी तैयार हो जाएगी, फिर हम लेजर पोस्टिंग करेंगे। सर साहिल अकाउंट बना रहे हैं हम, तो साहिल अकाउंट लिखना पड़ेगा ऊपर, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। साहिल अकाउंट डेबिट किया था हमने पहले 5000, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टू सेल्स अकाउंट। फिर सर ये एंट्री में भी साहिल अकाउंट आ रहा है, लेकिन क्रेडिट में आ रहा है, तो क्रेडिट साइड में जाना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा बाय कैश अकाउंट, कितना 5000। ओके। अब सर और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, तो ये अकाउंट हम क्लोज कर देंगे। और जो साइड ज़्यादा होती है, वैसे तो सर हम अकाउंट्स में ये सीखते हैं कि जो साइड की टोटल ज़्यादा आती है, पहले हम वो टोटल लिखते हैं, फिर वही टोटल
दूसरी साइड हम लिखते हैं और डिफरेंस निकालते हैं। लेकिन सर यहाँ पे दोनों साइड की टोटल इक्वल हो रही है, इसलिए ये अकाउंट्स क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो सर हम पहले ही करते हैं दोस्तों, ये आपने अकाउंट ही तो बनाया है, इसके ऊपर से ही अकाउंट करंट अब मुझे बनाना है। अब मैं आपको बताता हूँ अकाउंट करंट कैसे बनाते हैं और उसके पीछे का लॉजिक क्या है। चलो मैं आता हूँ थोड़ा मेन टॉपिक के ऊपर। अब ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, इसमें मैं थोड़े चेंजेस लाता हूँ। अब समझो मैंने क्या बोला है। अब ये मेरा बिजनेस है, मैं गुड्स सेल करता हूँ। साहिल मेरे पास आया। दोस्तों मैं एग्जाम्पल में थोड़े चेंजेस ला रहा हूँ, वो चेंजेस की तरफ ध्यान देना। साहिल मेरे से गुड्स लेने आया, तो मैंने साहिल को गुड्स दे दिए। साहिल ने पूछा सर आपका पेमेंट का टर्म्स एंड कंडीशन कैसी है। मैंने कहा देख, वैसे तो मैं 1 मंथ की क्रेडिट सबको देता हूँ, वैसे तो मैं 1 मंथ की क्रेडिट सबको देता हूँ, और मेरे यहाँ ये भी रूल है कि अगर आप 1 मंथ में पैसे दोगे तो आपसे जितने गुड्स के पैसे होते हैं, जैसे 5000 के गुड्स आप खरीद रहे हो ना, तो 1 मंथ में आप मुझे 5000 आके देना। अगर आप लेट करोगे, अगर आपने डिले कर दिया, तो जितने दिन आप डिले करोगे उतने दिन का आपको 12% पर एनम के हिसाब से आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ऐसा किसने कहा? ऐसा मैंने साहिल से कहा कि मेरी टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, मैं जनरली 1 मंथ का क्रेडिट पीरियड अलाउ करता हूँ, लेकिन अगर लेट करोगे, 1 मंथ से आपने डिले कर दिया, तो जितने दिन लेट करोगे उतने दिन का आपको 12% पर एनम से आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो से फॉर एग्जांपल ये जो ट्रांजैक्शन हुआ था ये 1 अप्रैल को हुआ था। साहिल ने बोला सर एग्री, अगर मैंने भी लेट किया तो मैं भी आपको 12% पर एनम से इंटरेस्ट दूंगा। तो 1 अप्रैल को वो मेरे से गुड्स लेके गया था, 1 मंथ का क्रेडिट पीरियड अलाउ था इसको, तो 1 मई को ये पेमेंट मुझे करेगा, 1 मई को मुझे ये पेमेंट करेगा। क्लियर, समझ में आया? अगर ये 1 मई को मुझे पेमेंट करता है तो क्या मैं इससे इंटरेस्ट लूंगा? नहीं सर, इंटरेस्ट क्यों लोगे? क्योंकि 1 मंथ का क्रेडिट पीरियड तो आप जनरली देते ही हो, तो इंटरेस्ट देने की बात ही नहीं है। साहिल आपको इंटरेस्ट क्यों देगा? वो लेट करेगा तो देगा ना। मान लो साहिल मेरे पास 1 मई को नहीं आया, वो मेरे पास आया 15 मई को। कब आया वो मेरे पास? 15 मई को आया। तो दोस्तों लेट आया वो मेरे पास। अब ये कितने दिन लेट हुआ है आप मुझे बता सकते हो? कुछ स्टूडेंट कैलकुलेट करेंगे कि सर ये लेट हुआ है बाय 15 डेज। नहीं दोस्तों, ये 15 डेज लेट नहीं हुआ, ये 14 डेज ही लेट हुआ है। तो डेज का कैलकुलेशन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट निकालना है और इंटरेस्ट डिपेंड करता है कितने दिन का है, नंबर ऑफ डेज के ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए आपको एक बात ध्यान में रखनी पड़ेगी, जब भी आप डेज का कैलकुलेशन करोगे तो वो डेज का कैलकुलेशन बहुत अच्छे से करना है, केयरफुली करना है, क्योंकि इंटरेस्ट कंपोनेंट ये पीरियड के ऊपर डिपेंड रहता है, नंबर ऑफ डेज के ऊपर रहता है। और आपने अगर नंबर ऑफ डेज निकालने में ही गलती कर दी तो आपका इंटरेस्ट भी गलत हो जाएगा। क्लियर? तो 15 डेज नहीं लेना है कभी भी। कभी भी क्या लेना है, देखो साहिल मुझे बोलेगा कि सर 1 मई इस दिन पे अगर मैं आपको आके पेमेंट देता तो आप मुझसे कोई इंटरेस्ट लेते थे क्या? मैंने कहा नहीं। तो इसका मतलब आप 1 मई को काउंट ही मत करो। अगर मैं 2 मई को आपके पास आ रहा हूं, अगर मैं 2 मई को आपके पास आ रहा हूं तो मैं कितने दिन लेट हूं? एक ही दिन लेट हूं ना, 1 डे से मैं लेट हुआ ना, एक ही दिन से लेट हुआ ना। तो आपने कैसे निकाला 1 डे लेट? क्योंकि 1 मई को आप काउंट करने ही नहीं वाले हो। समझ में आया? 1 मई जो था ये तो ड्यू डेट थी ना उसकी, तो ड्यू डेट को हम काउंट नहीं करते हैं दोस्तों। एक बात ध्यान में रखना, अगर वो 2 मई को आता तो वो एक ही दिन लेट हुआ है, क्योंकि अगर वो 1 मई को आता तो वो प्रॉपर टाइम पे आया है। तो 1 मई के दिन अगर वो मुझे पैसे दे रहा है तो मैं उससे 1 रुपया भी ब्याज इंटरेस्ट नहीं लेने वाला हूँ। हाँ, वो 2 मई को अगर मेरे पास आता है तो फिर वो एक दिन लेट हुआ है, तो 2 मई को जब मैं बोलूँगा वो 2 मई को आया तो आपने 1 डे ही काउंट किया ना, आपने उसको 2 डेज तो नहीं बोला। तो इसीलिए कभी भी काउंटिंग करना जब स्टार्ट करना होता है तो हम ड्यू डेट को काउंट नहीं करते हैं, हम उसके नेक्स्ट डे से काउंटिंग करना चालू करते हैं। अब आता हूँ मैं वापस एग्जाम्पल के ऊपर। वो साहिल जो है मेरे पास कब आया? 15 मई को आया। तो मैंने देखा कितने दिन लेट हुए, तो मैंने गिनना चालू किया, 2 मई, 3 मई, 4 मई, ऐसा गिनते गिनते मैं 15 मई तक पहुंचा। अब सर ये 15 मई को काउंट करना है क्या? जी हाँ, इसको काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि जिस दिन वो आया है वो भी डे
लेट हुआ है वो उस काउंटिंग में आना चाहिए। तो ड्यू डेट को हम काउंट नहीं करते हैं, लेकिन जो डेट पे वो आ रहा है उसको हम काउंट करते हैं। क्लियर? तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ऐसे अगर आप काउंट करोगे तो कितने दिन हो जाएंगे? 14 डेज हो जाएंगे। क्लियर? अब ये मेरे पास 15 मई को आया और साहिल आके मुझे बोलता है कि सर ये लो 5000 रुपीज़ आपके। तो क्या मैं 5000 रुपीज़ ले लूँगा चुपचाप, कि मैं उसको बोलूँगा मुझे इंटरेस्ट भी चाहिए? बिल्कुल सही, मैं उसको क्या बोलूँगा? मुझे इंटरेस्ट भी चाहिए। कितने दिन का मैं उससे इंटरेस्ट लूँगा? क्योंकि यहाँ पे वो लेट हुआ है 14 डेज से, तो मैं उससे इंटरेस्ट भी कितना डिमांड करूँगा? 14 डेज का। तो दोस्तों आप मुझे बता सकते हो 14 डेज का इंटरेस्ट कितना आएगा? सर ये तो बहुत आसान है, ये तो हमने 4th 5th स्टैंडर्ड में सीखा था इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं जब हम स्कूल में थे। उसके बाद हमने सर 11th 12th में भी सीखा, जब हमको मैथ्स का टॉपिक आया तब तक हमको सिखाया गया था इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं। तो अकाउंट्स में भी वैसे ही निकालना होता है, कुछ नई बात थोड़ी ना है। इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करना होता है? अमाउंट लेना होता है। पहले कितना अमाउंट था? 5000 अमाउंट था। फिर उसके बाद इंटरेस्ट रेट लेना होता है 12%, क्योंकि ये साल का है, मुझे कितने दिन का चाहिए? डेज में कैलकुलेट करना है। कितने दिन लेट हुआ वो? 14 डिवाइडेड बाय 365 करना पड़ेगा। सर ये डिवाइडेड बाय 365 क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे जो मैंने इंटरेस्ट रेट लिया है ये पूरे साल का लिया है, और पूरे साल में कितने दिन होते हैं? 365। तो जब मैं 365 से डिवाइड करूँगा तो मुझे 1 डे का इंटरेस्ट मिलेगा, और 14 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 14 डेज का इंटरेस्ट आ जाएगा। दोस्तों कितना आएगा? निकालो भला, मैं कैलकुलेट करता हूँ। 5000 इंटू 12% इंटू 14 डिवाइडेड बाय 365, तो समथिंग 23.01। तो मैं उसको बोलूँगा इतने रुपए इंटरेस्ट ला। तो मैं उससे टोटल पैसे कितने लूँगा? साहिल से, सर आप 5000 रुपये गुड्स के ले लोगे प्लस 23.01 राउंड ऑफ में 23, 5023 रुपीज़ साहिल को पे करना पड़ेगा। दोस्तों ये जो आपने निकाला, क्या ये मुश्किल था? नहीं सर, ये तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो दोस्तों इसी के ऊपर तो करंट अकाउंट बनता है, अकाउंट करंट बनता है। अकाउंट करंट बनाने का मकसद ये होता है कि हम उसमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। और जो आपने ऊपर पहले लेजर अकाउंट बनाया था, ये जो आपने सीखा है 11th 12th में, तो आपने ये वाला जो अकाउंट सीखा है इसको हम लेजर अकाउंट्स बोलते हैं। लेजर अकाउंट आप बनाते हो ना, बस इसमें मुझे अब क्या करना है, ये इंटरेस्ट का फिगर भी यहाँ पे लिखना है। समझ में आया? तो ये अकाउंट कैसे बनेगा मैं फिर से एक बार बना के दिखाता हूँ। कैसे अकाउंट बनेगा दोस्तों? देखो, अब मुझे इसमें इंटरेस्ट का फिगर भी जोड़ना है। तो अब मैं जब साहिल का अकाउंट बनाऊंगा तो कुछ ऐसा अकाउंट बनेगा। तो ये हो गई डेबिट साइड। सबसे पहले हम क्या एंट्री करेंगे? यहाँ पे हम लिखेंगे टू सेल्स, जो हमने उसको सेल किया था। कितने का सेल किया था? 5000 का। फिर यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा टू इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट आ जाएगा दोस्तों? 23 रुपीज़ का आ जाएगा। ऐसे अकाउंट्स की टोटल कितनी हो जाएगी? ये डेबिट साइड की टोटल आएगी 5023। और साहिल को भी मैं क्या बोलूँगा? साहिल अब तुझे 5000 नहीं देने हैं, 5023 रुपीज़ देने हैं। और इधर की टोटल भी क्या हो जाएगी? 5023। ये मेरे पास कैश आ गया, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया बाय कैश। हो गया दोस्तों। आपने ये जो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन किया और इसमें इंटरेस्ट भी इंक्लूड किया दोस्तों, इसको अब कहते हैं अकाउंट करंट। अब आप बोलोगे कि सर अकाउंट करंट में तो ऐसा फॉर्मेट होता ही नहीं है, हमने तो कुछ अलग ही सीखा है। तो दोस्तों इसको ही मैं अब डिटेल में लेके जा रहा हूँ। ये तो दोस्तों आपने कैलकुलेशन किया एक ट्रांजैक्शन का, लेकिन आप सोचो साहिल मेरे पास जब भी मुझे पूरे साल में जब मुझे उसको स्टेटमेंट देना होगा, मुझे जब उसका अकाउंट बनाना है, तो क्या पूरे साल में वो मेरे से एक ही ट्रांजैक्शन करेगा? नहीं। बिजनेस में कोई जो कस्टमर होता है वो ज़रूरी थोड़ी कि एक ही बार आएगा, वो तो मल्टीपल टाइम्स आता है ना हमारे पास। तो काफ़ी सारे ट्रांजैक्शन हमारे उसके साथ कंटिन्यूसली चलते रहते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो आपने अभी तो यहाँ पे एक ही ट्रांजैक्शन था,
यहाँ पे एक ही ट्रांजेक्शन था तो आपने इंटरेस्ट यहाँ पे इंक्लूड कर दिया नीचे ही। लेकिन आप मुझे बात बताओ, मेरे साहिल के साथ रेगुलर डीलिंग हो रही है। अब साहिल मेरे पास आया, साहिल मेरे पास 1 अप्रैल को आया, उसने मेरे से गुड्स लिए तो मैंने उसको सेल किया है। कितने का सेल किया? 5000 का। फिर साहिल मेरे पास फिर से आया एक 10 अप्रैल को, 10 अप्रैल को वो फिर से मेरे से गुड्स लेके गया। इस बार वो 2000 के गुड्स लेके गया। फिर वो मेरे पास आया और 25 अप्रैल को, 25 अप्रैल को मेरे पास फिर से वो मेरे से गुड्स लेके गया 7000 रुपीज़ के। फिर वो मेरे पास 10 मई को आया। 10 मई को उसने कुछ गुड्स नहीं खरीदे, उसने मुझे कैश दिया। और कैश कितना दिया? से फॉर एग्जांपल 7000 रुपीज़। तो दोस्तों अब मुझे एक बात बताओ, अब आप कैसे निकालोगे? अब आप इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे करोगे? अब ये ट्रांजैक्शन को अगर आप देखोगे, 1 मंथ का क्रेडिट पीरियड में उसको अलाउ करने वाला था। 1 मंथ से अगर वो लेट होता है तो उसको क्या करना पड़ेगा? इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे 1 मंथ कंप्लीट कब हुआ? सर ये पेमेंट आपको आना चाहिए था 1 मई को, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन कब हुआ है? 1 अप्रैल। ड्यू डेट क्या है इसकी? 1 मई। तो सर ये साहिल को पैसे देने चाहिए थे 1 मई को, लेकिन साहिल ने पैसे कब दिए? 10 मई को। तो सर उसने 10 दिन लेट दिए। 10 दिन लेट नहीं, ये तो 9 डेज ही हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि हमको क्या करना पड़ेगा? हमको ड्यू डेट को काउंट नहीं करना है। हम ड्यू डेट को काउंट नहीं करेंगे, लेकिन ये डेट को काउंट करेंगे। तो 10 मई को वो मेरे पास कैश लेके आया, और कितना कैश लाया उसने? 7000। तो 7000 में ये 5000 मान लो आ गए, 7000 में ये दोनों अमाउंट इंक्लूड हो गई मान लो। तो इसका भी मैं कैलकुलेट करता हूँ। इसका ये जो ट्रांजेक्शन था ये 10 अप्रैल को हुआ था, इसकी ड्यू डेट क्या आएगी? सर 10 मई आ जाएगी। और साहिल ने मुझे कब पैसे दिए? 10 मई को ही दिए। तो यहाँ पे डेज कितने हुए? कितने दिन वो लेट हुआ? सर एक भी दिन लेट नहीं हुआ, वो तो टाइम पे आया। तो ये जो 5000 का इंटरेस्ट है मैं उससे ले लूँगा कितना? 9 डेज का। क्लियर? और ये 2000 के ऊपर मैं कोई इंटरेस्ट लूँगा क्या? नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ डेज क्या है? 0। समझ रहे हो? यहाँ पे वो लेट हुआ ही नहीं। तो उसने जो मुझे 7000 का पेमेंट किया है, 7000 के पेमेंट में से 5000 के पेमेंट पे इंटरेस्ट आना चाहिए 9 डेज का, और 2000 के पेमेंट पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं आना चाहिए। क्लियर? समझ रहे हो? तो ऐसे आप कौन सा पेमेंट कौन से ट्रांजैक्शन का है, एक तो आपको ट्रैक करने में डिफिकल्टी हो रही है ना। एक ही ट्रांजैक्शन अभी तक मैंने सॉल्व किया है, उसमें ही हमारे पसीने छूट गए दोस्तों। समझ रहे हो ना? ये 7000 का मैंने कनेक्शन किया, ये पेमेंट कौन से ट्रांजैक्शन की है? इस पेमेंट में 2 ट्रांजैक्शन कवर हो रहे हैं। तो मैंने दोनों का नंबर ऑफ डेज निकाला, ड्यू डेट क्या होना चाहिए, कितने दिन वो लेट हुआ है, और उतने दिन का उससे मुझे ब्याज लेना है। तो एक ट्रांजैक्शन का इंटरेस्ट आया 9 डेज के हिसाब से आएगा, और दूसरे ट्रांजैक्शन में वो लेट नहीं हुआ है, टाइम पे आया है, तो उतने अमाउंट का इंटरेस्ट 0 हो जाएगा। 2000 का, 5000 का सिर्फ इंटरेस्ट आएगा 9 डेज का, वो भी। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ? अब दोस्तों क्योंकि हमारे साहिल के साथ कंटिन्यूसली ट्रांजैक्शन होते जा रहे, और हमारे लिए ये ट्रैक करना आगे चल के मुश्किल हो जाएगा कि कौन सा पेमेंट कौन से ट्रांजैक्शन का है, और हर एक इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन का आपको ऐसे कंपेयर करके इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, कितना मुश्किल हो जाएगा। अब दोस्तों ये सर फिर कैसे करना? देखो कितना आसान है, अब मैं आपको समझाता हूँ। अब जैसे आपने 5000 का 9 डेज का आपने इंटरेस्ट निकाला, अब मैं यही सिर्फ करंट अकाउंट बना के सेम कैलकुलेशन करने वाला हूँ। अकाउंट करंट बना के देखो कैसे होगा अकाउंट करंट। अब मैं क्या करूँगा, मेरे नंबर ऑफ कॉलम्स बढ़ जाएंगे। देखो मेरा कैलकुलेशन कैसे होगा। दोस्तों अब देखो मेरा आंसर कैसे मैच हो रहा है। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे यहीं पर ही एक इंटरेस्ट का कॉलम बना दूंगा। यहीं पर ही हर ट्रांजैक्शन का मैं इंटरेस्ट कैलकुलेशन करूंगा। से फॉर एग्जांपल मैं एक डेट फिक्स कर देता हूं। मैंने डेट फिक्स कर दी, थोड़ी देर के लिए समझ लो 30 सितंबर। क्लियर? सबसे पहले मैं यहाँ पे ट्रांजैक्शन लिखूंगा। पहला ट्रांजैक्शन हुआ था
1 अप्रैल को मैंने उसको गुड्स सेल किए थे, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टू सेल्स अकाउंट। ये मैं किसका अकाउंट बना रहा हूं दोस्तों? ये साहिल का अकाउंट बना रहा हूं। साहिल को मैंने सेल किया था, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टू सेल्स अकाउंट। कितना सेल किया था मैंने? 5000 रुपीज़ का। अब यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा? ये तो नॉर्मल अकाउंटिंग करते हैं, यहीं पर ही मैं इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करूंगा। देखो कैसे होता है दोस्तों। मैं यहाँ पे अमाउंट लिख दूंगा 5000। क्लियर? फिर क्या करूंगा? फिर वो मेरे पास साहिल कब आया? फिर 10 अप्रैल को आया। फिर वो मेरे से गुड्स लेके गया, फिर मैं लिखूंगा टू सेल्स अकाउंट। कितना? 2000। फिर उसने क्या किया? फिर वो मेरे पास आया 25 अप्रैल को, फिर वो मेरे से गुड्स लेके गया टू सेल्स अकाउंट। इस बार वो कितने गुड्स लेके गया? 7000। दोस्तों ये ऊपर मैं आपको दिखा देता हूँ जो हमने पहले लिखा था। ये 3 ट्रांजैक्शन मैंने लिख दिए सेल वाले। अब जो मुझे उससे कैश मिला, तो कैश की एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू साहिल अकाउंट। तो साहिल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा यहाँ पे, तो मैं उसको वही कर रहा हूँ, अब क्रेडिट करूँगा मैं। साहिल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, तो मुझे क्रेडिट साइड लिखना पड़ेगा। यहाँ पे मैं डेट लिखता हूँ, कब आया वो? 10 मई को आया, बाय कैश अकाउंट। क्लियर? कितना कैश उसने मुझे दिया? 7000 का। अब दोस्तों मैंने सिर्फ मेथड को थोड़ा सा चेंज कर दिया, क्योंकि ये जो कैश मिला है, ये कैश कौन से ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है ये तो आप अभी भी पहचान पा रहे हो, क्योंकि नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन मैंने अभी तक ज़्यादा आपको दिए नहीं। लेकिन आप एज्यूम करो कि साहिल मेरे पास पूरे साल भर में 30 या 40 टाइम्स आया, वो मेरे से उतने ट्रांजैक्शन कर चुका है। अब आपको वो जो पेमेंट्स है वो आप कैसे लिंक कर पाओगे? वो कितना मुश्किल हो जाएगा हमको लिंक करना कि ये कौन सी पेमेंट है, कौन से डेट की है, ये कौन से ट्रांजैक्शन की पेमेंट मिल रही है, कितने दिन लेट हुआ है, तो कितना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए दोस्तों हम क्या करते हैं, हम एक दूसरा तरीका अपनाते हैं। हमारा आंसर वही आएगा। ऊपर मैं आपको एक बार आंसर निकाल के दिखाता हूँ। ऊपर दोस्तों क्या आंसर आना चाहिए था, एक बार हम वो निकाल देते हैं। तो हमको 5000 के ऊपर 5000 की अमाउंट पे 9 डेज का मुझे इंटरेस्ट निकालना है। 2000 पे कुछ भी इंटरेस्ट नहीं निकालना है दोस्तों। 5000 के ऊपर 12% पर एनम से 9 डेज का इंटरेस्ट निकालना है। मुझे डिवाइड बाय 365 करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो मैं रेट ले रहा हूँ ये पूरे साल का है। तो दोस्तों कितना आएगा? तो मैं 5000 टू 12% इंटू 9 डिवाइड बाय 365, वो आता है दोस्तों 14 रुपीज़ 80 पैसे। और ये 2000 के ऊपर कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ डेज 0 है। तो यहाँ पे अगर मैं न्यूमरेटर में 0 ले लूँगा, 2000 इंटू 12% इंटू 0 करूँगा, तो सारा ट्रांजैक्शन का आंसर क्या आएगा? 0। तो टोटल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा दोस्तों? 14.80। अब दोस्तों देखो मैं मेथड कौन सी यूज़ कर रहा हूँ, मैं तरीका अलग यूज़ करूँगा, लेकिन मेरा आंसर जो है सेम आएगा। देखो दोस्तों अब मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। मैं जब ड्यू डेट निकाल रहा हूँ, ये जो ट्रांजैक्शन हुआ, ये ट्रांजैक्शन की सबसे पहले तो आपको ड्यू डेट निकालनी है। ये ट्रांजैक्शन हुआ था 1 अप्रैल को। साहिल को पैसे कब देने चाहिए थे? वो हो गई ड्यू डेट। कब देने चाहिए थे सर? उसको पैसे देने चाहिए थे 1 मई को। अब आप निकालो कितने डेज वो लेट हुआ, कितने डेज लेट हुआ। तो सर 1 अप्रैल को उसको पैसे देने चाहिए थे। 1 अप्रैल को वो माल लेके गया, गुड्स लेके गया। 1 मई को उसको पैसे देने चाहिए थे। अब जब आप नंबर ऑफ डेज निकालोगे तो दोस्तों कैसे निकालते थे? आप क्या करते थे, ऊपर आपने क्या किया था मैं आपको बताता हूं कहां पे फर्क था। आपने जब डेज का कैलकुलेशन किया था तो आपने क्या किया था, आपने ड्यू डेट से कैलकुलेट करना चालू किया। आप कौन सी डेट तक गए? जब पेमेंट मिली उस डेट तक गए। लेकिन दोस्तों यहां पे ट्रांजैक्शन बहुत सारे हैं, तो मैं ये ट्रैक नहीं कर पाऊंगा इसका पेमेंट कब आया है। तो इसलिए मैंने क्या कर दिया, मैंने एक चेंज कर दिया। पहले मैं 1 मई से 10 मई तक जा रहा था जब मुझे कैश मिला था, लेकिन अब मैं 10 मई तक नहीं जाऊंगा। अब मैं 1 मई से 30 सितंबर तक जाऊंगा, क्योंकि मैंने एक डेट ऑलरेडी फिक्स करके रखी है। एक डेट मैंने ऑलरेडी फिक्स करके रखी है। अब मैं जब भी कैलकुलेट करूंगा, जो भी ट्रांजैक्शन का मुझे इंटरेस्ट निकालना होगा, तो मैं 1 मई से, वो जब पेमेंट आना चाहिए था ड्यू डेट से मैं उस तारीख तक का इंटरेस्ट निकालूंगा। सर लेकिन यहाँ पे तो आंसर चेंज हो जाएगा, यहाँ पे तो सिर्फ फर्क 9 डेज का ही आ रहा था।
लेकिन अगर आप 1 मई से कैलकुलेट करना चालू करोगे 30 सितंबर तक तो बहुत लंबा पीरियड होता है। दोस्तों आप निकालो, आपका आंसर सेम आएगा, मेरी गारंटी। आप थोड़ा सा वेट करो, मैं आपको टैली करवा के दूंगा। 1 मई से काउंट करना चालू करना है, जो हमने डेट फिक्स की है उस तारीख तक। हमने कौन सी डेट फिक्स की है? 30 सितंबर। तो 1 मई को जब आप यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करोगे तो इस डेट को आपको छोड़ देना है, क्योंकि हम ये तो पहले भी छोड़ रहे थे। जब हमने ऊपर भी कैलकुलेट किया 1 मई से 10 मई तक, तो 1 मई खुद ही ड्यू डेट थी, उसको तो काउंट करना ही नहीं है, क्योंकि साहिल अगर 1 मई को आके पैसे देगा तो मैं तो उससे कोई इंटरेस्ट लेने नहीं वाला हूँ, तो उस डे को छोड़ देना है। तो इस डे को काउंट नहीं करना है। 2 मई से काउंट करना चालू करो, कितने दिन हो जाएगा? तो सर डेज हम काउंट करना चालू कर देते हैं, थोड़ा इधर साइड में वर्किंग बना देते हैं हम। कितना हो जाएगा सर? मई के अगर आप डेज काउंट करोगे तो मई के 31 होती है लास्ट डेट, तो 30 डेज आप उसके पकड़ो, क्योंकि 1 को तो छोड़ना है, 1 मई को तो पकड़ना ही नहीं है, इंक्लूड ही नहीं करना है। उसके बाद मई के बाद आएगा जून, जून के सर टोटल डेज होते हैं 30। फिर आता है जुलाई, जुलाई के डेज होते हैं 31। उसके बाद आता है अगस्त, अगस्त के भी सर डेज होते हैं 31, प्लस सितंबर हमको एंड तक लेना है, 30 सितंबर तक लेना है। तो सर सितंबर का भी पूरा महीना काउंट करना पड़ेगा। 30 को काउंट करना है क्या? बिल्कुल, क्योंकि हमने वहाँ पे जब ऊपर काउंट किया था, आपको याद होगा हमने जब ऊपर काउंट किया था, तो ऊपर हमने यहाँ पे काउंट करते वक्त ये डेट को इंक्लूड नहीं किया था, लेकिन ये डेट को काउंट किया था जो दिन पे आ रहा है साहिल हमको पेमेंट देने। तो यहाँ पे भी मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे भी जो मैंने डेट फिक्स की है 30 सितंबर, उसको भी मुझे 30 सितंबर को भी काउंट करना पड़ेगा। तो ड्यू डेट को मैं काउंट नहीं करूँगा, लेकिन जो मैंने डेट फिक्स की है, जो मैंने डेट फिक्स की है उस डेट को मैं काउंट करूँगा। क्लियर? समझ में आया? तो मैंने वही किया, मैंने देखा कितने दिन होते हैं, तो ये कितने दिन होते हैं? 30 + 30 60, 60 + 62 122, 122 + 30 ये हो जाएगा 152 डेज। सर ये तो बहुत ज़्यादा दिन हो गए, आप 152 डेज का इंटरेस्ट क्यों निकाल रहे हो? दोस्तों वेट करो, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखते वक्त जब डेज लिखूंगा तो कितने डेज लिखूंगा? 152 डेज। अब दोस्तों करना क्या है? पहले हम क्या कर रहे थे? 5000 के ऊपर 9 डेज का निकाल रहे थे, अब 5000 के ऊपर 152 डेज का मैं इंटरेस्ट निकालूंगा। निकाल सकते हो दोस्तों? सर बहुत आसान है, हम ये निकाल सकते हैं। 5000 के ऊपर 152 डेज का इंटरेस्ट निकालना है, तो 5000 मल्टीप्लाई बाय 12% मल्टीप्लाई बाय 152 डिवाइडेड बाय 365। सर डिवाइड बाय 365 क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे जो मैंने रेट लिया है ये 12% पूरे साल का है, तो अगर मैं यहाँ पे डिवाइड करूँगा 365 से तो ये 1 डे का हो जाएगा, और मुझे 152 डेज का इंटरेस्ट चाहिए, तो मल्टीप्लाई बाय 152 कर दिया। तो कितना आता है वो? तो आ जाता है सर वो 5000 इंटू 12% इंटू 152 डिवाइडेड बाय 365। कितना हो गया? अरे बाप रे सर ये तो बहुत ज़्यादा आ गया, 249.86 आ गया सर ये तो। सर वहाँ पे तो ऊपर तो इंटरेस्ट कम आ रहा था 9 डेज का, आएगा आखिरी में दोस्तों टैली हो जाएगा। फिर दोस्तों देखो मैं क्या करने वाला हूँ, अब क्या हो जाएगा देखो, अब मेरे लिए सेम जैसे आपने ये 5000 का किया वैसे ही आप इसका भी करो। दोस्तों इसकी भी पहले ड्यू डेट निकालो। इसकी ड्यू डेट क्या होनी चाहिए? ये पेमेंट साहिल को कब करना चाहिए था? सर 1 महीने का क्रेडिट पीरियड आपने अलाउ किया है, तो इसको आप 1 मंथ का क्रेडिट पीरियड अलाउ कर रहे हो, तो इसको 10 मई को आना चाहिए था। तो ये हो गई ड्यू डेट। अब दोस्तों ये डेट से आपने जो डेट फिक्स की है 30 सितंबर, सबके लिए फिक्स हो गई वो डेट, सब जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे ना सबके लिए हमने ये डेट फिक्स कर दी है। तो ये 10 मई से 30 सितंबर तक गिनना चालू करो। सर 10 मई से गिनना चालू करेंगे तो 10 मई को काउंट करना है क्या? नहीं दोस्तों 10 मई को काउंट नहीं करना है, 10 मई को छोड़ देना है। सर 30 सितंबर को काउंट करना है क्या? हाँ बिल्कुल करना है। तो चलो काउंट करना चालू कर देते हैं। मई के कितने दिन हो जाएंगे? मई के सर 31 डेज होते हैं, उसमें से 10 को भी काउंट नहीं करना है, पहले 10 काट दो तो 21 हो गया। उसके बाद सर जून, जून के 30 डेज पूरे आएंगे। उसके बाद जुलाई, जुलाई के भी 31 डेज पूरे आएंगे। उसके बाद सर अगस्त भी पूरा ही आएगा 31। उसके बाद सितंबर को भी पूरा लेना है क्या? 30 सितंबर है सर, 30 सितंबर को भी काउंट करना है क्या? दोस्तों जो डेट हमने फिक्स की है उसको भी काउंट करना है, तो 30 सितंबर को भी काउंट करना है, इसलिए 30 को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। ये कितने दिन हो गए? ये 21 + 30 + 62 + 30, ये हो गए दोस्तों 143 डेज। अब
सेम जैसे आपने ऊपर किया था वैसा ही काम आप क्या करो, वैसा ही इंटरेस्ट आप यहाँ पे भी निकालो। कितने दिन हो गए, 143 डेज हो गए। क्लियर। और ये इंटरेस्ट यहाँ पे लिखना चालू कर दो, यहाँ पे इंटरेस्ट भी आएगा। क्लियर, समझ रहे हो। अब ये इंटरेस्ट जो आएगा कितना आया था दोस्तों, पहले हमने जो फर्स्ट वाला निकाला था कितना लगा, 249.86। तो यहीं पे मैं ऊपर लिखना चालू कर देता हूँ 249.86, ये फर्स्ट ट्रांजेक्शन का इंटरेस्ट आया 249.86, ये इंटरेस्ट आ गया। अब दोस्तों एक बात बताओ, ये मैंने यहाँ पे लिखा, इसका मतलब क्या, इधर क्यों लिखा, इधर क्यों नहीं लिखा? क्योंकि दोस्तों ये जो आप ट्रांजेक्शन, ये जो 5000 आपने लिखे हैं, मुझे एक बात बताओ, ये साहिल से लेने हैं कि साहिल को देने हैं? सर ये तो हमने सेल किया है ना, तो ये साहिल से पैसे लेने हैं ना। और ये दोस्तों ये इंटरेस्ट क्या है, ये इंटरेस्ट भी तो उससे लेना ही है ना। तो ये पैसे भी साहिल से लेने हैं और ये पैसे भी लेने हैं। सर आप ये क्यों ले रहे हो, इतने दोनों का आप इंटरेस्ट क्यों ले रहे हो? 9 डेज ही लेट हुआ है ना, वो तो 10th मई को आ गया था ना पैसे लेके। दोस्तों वेट करो, आपका आंसर टैली हो जाएगा। तो फिलहाल आप इतना ध्यान में रखो कि ये 5000 उससे लेने हैं साहिल से, और साथ में ये इंटरेस्ट भी उससे लेना है। तो दोनों अमाउंट कौन सी है, ये हमको लेने हैं साहिल से, वो वाली अमाउंट है। ठीक है, फिर आगे मैं बढ़ता हूँ। जैसे हमने ये इंटरेस्ट निकाला था, वैसे ही अब मैं ये ट्रांजेक्शन का भी इंटरेस्ट निकालूंगा। तो 143 डेज का मुझे कैलकुलेशन करना है, इंटरेस्ट निकालना है। दोस्तों निकालो, 2000 मल्टीप्लाई बाय 12% मल्टीप्लाई बाय 143 डेज का निकालना है, डिवाइडेड बाय 365। तो कितना हो जाएगा, 2000 मल्टीप्लाई बाय 12% इंटू 143 डिवाइडेड बाय 365। सर ये तो आ जाएगा 94.03 अराउंड। तो बस लिख दो दोस्तों। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कितना आया था, 94.03। क्लियर। अब दोस्तों थोड़ी देर के लिए ये जो ट्रांजैक्शन है मैं इसको इग्नोर करता हूँ, क्योंकि मैं आपको फिलहाल एक ही ट्रांजैक्शन समझा रहा हूँ। तो इसको फिलहाल इग्नोर करता हूँ, मैं इसका कुछ भी नहीं निकालता हूँ यहाँ पे, इसको छोड़ देता हूँ, क्योंकि मुझे आपको कॉन्सेप्ट समझाना है। ठीक है, हम कर क्या रहे वो समझाना है आपको। अब दोस्तों देखो, अब जैसे कैलकुलेशन इधर का किया था वैसे ही कैलकुलेशन आप इधर का भी करो, इधर का भी आप इंटरेस्ट निकालो। सर इधर का भी इंटरेस्ट निकालना है? जी हाँ, इधर का भी निकालो, जैसे आपने यहाँ पे किया वैसे ही निकालो। तो सर इधर का ड्यू डेट क्या लेंगे? दोस्तों हमेशा जैसे हम सेल करते हैं तो ड्यू डेट निकालते हैं क्रेडिट पीरियड लेके, वैसे कैश जो पेमेंट हो रहा है, पेमेंट का हमेशा ड्यू डेट जो होता है वो सेम होता है, ट्रांजैक्शन डेट को ही हम ड्यू डेट मानते हैं। तो 10th में आ जाएगा। क्लियर, समझ में आया। अब देखो, अब फिर जो यहाँ पे किया था वैसे ही करो, डेज कैलकुलेट करना चालू कर दो, करो कैलकुलेट डेज। तो सर इसका भी सेम करना है क्या? हाँ बिल्कुल, जैसे इधर किया था वैसे ही इधर करो। तो सर 10th मई से आगे कैलकुलेट करना चालू करना पड़ेगा, बिल्कुल ड्यू डेट से आगे ही जाना है। तो ड्यू डेट को काउंट करना है क्या? सर ड्यू डेट को काउंट नहीं करना है, ड्यू डेट को काउंट नहीं करना है। और सर जो डेट हमने फिक्स की है उसको काउंट करना है क्या? हाँ सर उसको तो करना ही पड़ेगा ना, उसको तो पहले भी हमने किया था ना। तो 10th मई से आगे कैलकुलेट करना चालू करो, तो मई का 21 डेज आ जाएगा, क्योंकि 10th मई को छोड़ना है, उसको छोड़ के बाकी कितने दिन हुए, 21। उसके बाद जून के दिन गिनना चालू करो, जून के डेज कितने हुए, 30। फिर जुलाई 31, फिर क्या हुआ, अगस्त 31, फिर क्या हुआ, सितंबर। तो सर सितंबर के पूरे दिन काउंट करने हैं क्या? दोस्तों जो डेट हमने फिक्स की है ना, लास्ट डेट, उसको भी काउंट करना है। तो 30 को भी काउंट करना है, तो 30 हो जाएगा। फिर से दोस्तों हमारा आंसर सेम आएगा, कितना, 143 डेज। अब दोस्तों आपको करना क्या है, वैसे ही यहाँ पे क्या किया था, डेज काउंट करने के बाद आपने क्या किया है, आपने इंटरेस्ट का कैलकुलेशन किया है। ऊपर भी आप इंटरेस्ट का ही कैलकुलेशन करो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन। तो सर ये तो आसान है, बिल्कुल। अमाउंट कितना है, 7000 इंटू 12% मल्टीप्लाई बाय 143 डिवाइडेड बाय 365। सेम जैसे हमने उधर कैलकुलेट किया वैसे ही इधर करना है, 7000 इंटू 12% इंटू 143 डिवाइडेड बाय 365। कितना आ गया सर? ये आ गया
अराउंड 329.10, 329.10। अब सर क्या करना है, अब बस इसको भी लिख दो। कहाँ लिखेंगे सर, जहाँ ट्रांजैक्शन लिखा हुआ है। आपने किधर का कैलकुलेशन किया, ये साइड का ना, तो यहाँ पे लिख दो। कितने डेज हुए, 143 डेज हुए। इंटरेस्ट कितना होता है इसका सर, इंटरेस्ट होता है इसका कितना आया, 329.10। अब सर क्या करना है, कुछ मत करो, अब आप अकाउंट जैसे क्लोज करते हो ना वैसे ही करो। लेकिन अकाउंट क्लोज करते वक्त एक बात ध्यान में रखना, पहले आपको क्या करना है, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन आपको पहले करना है। पहले आप इंटरेस्ट का कॉलम जो है उसको क्लोज कर दो। ठीक है सर, उसको क्लोज करते हैं। हमको ये अकाउंट क्लोज करना है, तो हमको देखना पड़ेगा सर, थोड़ी देर के लिए ये मान लो कि ये ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं है, इसको मैं इग्नोर करता हूँ, हाँ, क्योंकि मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होगा, इंटरेस्ट का कॉलम मुझे देखना पड़ेगा, तो करो क्लोज। देखो पहले कौन सी साइड की टोटल ज़्यादा आती है, तो सर इधर का इंटरेस्ट तो है, इधर का तो इंटरेस्ट है 249.86, इधर का इंटरेस्ट है 94.03, तो सर इसका टोटल जो आता है वो आता है 343। तो सर इधर का टोटल आता है 329, इधर का टोटल आता है 343। तो दोस्तों हम अकाउंट्स में क्या करते हैं, पहले जिधर का ज़्यादा आता है, जो साइड का ज़्यादा आता है हम वो लिखते हैं 343.89। वही टोटल मैं यहाँ लिखूँगा 343.89। अब डिफरेंस आ जाएगा दोस्तों, कितना डिफरेंस आएगा, 329.10, कितना हो जाता है वो 14 पॉइंट। डिफरेंस हम लिखते हैं ना यहाँ पे, क्या लिखते हैं, डेट, लास्ट डेट हमने क्या फिक्स की थी, हमने एक डेट फिक्स की थी 30 सितंबर। सारा कैलकुलेशन हम वहीं तक का ही कर रहे हैं ना, इसलिए 30 सितंबर में लिखूंगा और यहाँ पे क्या लिखूंगा, बाय बैलेंस। किसका बैलेंस है दोस्तों, ये इंटरेस्ट का बैलेंस है। कितना, ये कैरिड डाउन होता है ना, सीडी होता है ना, कितना था 14.79। अब दोस्तों करना क्या है, अब ये इंटरेस्ट को आप क्या करोगे, इसको अपोजिट साइड लेके जाओगे। ये इंटरेस्ट को आप क्या करोगे, अपोजिट साइड लेके जाओगे। ये देखो मैंने डिफरेंस कौन से कॉलम में लिखा, मैंने पहले डेबिट साइड की टोटल की क्योंकि वो ज़्यादा थी, वही टोटल मैंने क्रेडिट साइड में कैरी कर दी और डिफरेंस मैंने निकाल दिया। डिफरेंस भी दोस्तों मैंने इंटरेस्ट के कॉलम में ही लिखा है। अब करना क्या है, अब हमको ये जो इंटरेस्ट है ये अपोजिट साइड में लिखना है, लेकिन इंटरेस्ट के कॉलम में नहीं दोस्तों, क्योंकि इंटरेस्ट का कॉलम तो हमने ऑलरेडी क्लोज कर दिया है। अब ये जो इंटरेस्ट है ये अमाउंट के कॉलम में लिखना पड़ेगा। सर ऐसा क्यों, क्योंकि दोस्तों मैं क्या बना रहा हूं, मैं इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कर रहा हूं। जब मैंने डेबिट साइड में इंटरेस्ट लिखा तो मैंने क्या लिखा, साहिल से इतना इंटरेस्ट लेना है, साहिल से ये भी इंटरेस्ट लेना है और साहिल को ये इंटरेस्ट देना है। तो ये लेना है, ये लेना है, ये देना है। तो अल्टीमेटली डिफरेंस क्या आया, ये लेना है इतना और इतना देना है, इसका मतलब डिफरेंस आया ये लेना है। तो दोस्तों साहिल से ये भी तो अमाउंट लेनी थी ना हमको, साहिल से ये भी अमाउंट लेनी थी ना, साहिल से हमको ये भी अमाउंट लेनी थी, 5000 भी लेने थे, 2000 भी लेने थे और ये इंटरेस्ट भी उससे लेना ही है। तो जो लेना है सबकी टोटल कर दो। दोस्तों कितना आया वो 7014.79। वही टोटल मैं यहाँ लिखूंगा 7014.79। और दोस्तों जिसमें से उसने मुझे कितने रुपए दे दिए, 7000 दे दिए, तो यहाँ पे अमाउंट के कॉलम में मेरा डिफरेंस आ जाएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन। कितना डिफरेंस आ जाएगा दोस्तों 14.79। क्लियर। उससे लेने कितने थे, ये 5000 लेने थे, उससे ये 2000 भी लेने थे और साथ में दोस्तों उससे ये इंटरेस्ट भी लेना है, क्योंकि लेट किया है ना उसने पेमेंट, तो उससे इंटरेस्ट लेना पड़ेगा ना। तो जो अमाउंट लेना है मुझे, ये इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है ये भी उससे रिकवर करने हैं। तो जो अमाउंट लेना है मैं उसके वो प्रिंसिपल अमाउंट में जोड़ दूंगा ना, कि ये 5000 भी आप मुझे पे करने वाले हो, ये 2000 भी आपको पे करना ही था और ये इंटरेस्ट भी आपको पे करना है। क्लियर। तो टोटल आपको पे कितना करना है, इतना, जिसमें से आपने 7000 पे कर दिए, तो अब इतना जो है बैलेंस बचता है। क्लियर, समझ गए दोस्तों। ये क्या किया आपने, ये अकाउंटिंग ही तो किया। वैसे आपको क्या करना पड़ता था, जब अगर ये अकाउंट करंट हम नहीं बनाते थे तो क्या करना पड़ता था, ये सारे कैलकुलेशन आपको एक वर्किंग में करने पड़ते थे। क्लियर। और ये भी आपको वर्किंग में करना पड़ता था। अल्टीमेटली हुआ क्या, ये 249.86 लेना है, ये भी लेना है और ये उसमें से मैंने माइनस कर दिया। और आप देखोगे मैच करके तो आपका जो इंटरेस्ट आया
आपका जो डिफरेंस आया इंटरेस्ट, ये एकदम एग्जैक्टली मैच हुआ जो हमने ऊपर इंटरेस्ट निकाला था। दोस्तों आप आंसर मैच कर लो, देखो आपका आंसर क्या आया था। ये हमने दोस्तों इंटरेस्ट निकाला था, हमने 5000 के ऊपर 9 डेज का निकाला था और 2000 के ऊपर 0 डेज का निकाला था। टोटल हमारा इंटरेस्ट आया 14.80 और यहाँ पे भी 14.79। दोस्तों समझ रहे हो हमने क्या किया? अकाउंट करंट में मैंने क्या किया? वही काम किया जो आप ऊपर कर रहे थे, लेकिन वहाँ पे आपको इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन का करना था। यहाँ पे हमने सबका इंटरेस्ट निकाला है और हमने एक डेट डिसाइड कर दी है, जो ऊपर मैंने डेट लिख दिया था। जब मैं अकाउंट बना रहा था ना, तो मैंने ये डेट यहीं पर ही लिख दिया कि मैं कौन से तारीख का अकाउंट बना रहा हूँ। 30 सितंबर मैंने डेट फिक्स कर दिया है। और जो भी ट्रांजैक्शन होगा उसकी जो ड्यू डेट होगी, ड्यू डेट से मैं वो डेट तक काउंट करना चालू करूंगा। कितने दिन होते हैं, उसका इंटरेस्ट कितना होता है, वो वहीं पे लिखना चालू कर दूंगा। क्योंकि ये पैसे लेने हैं तो इंटरेस्ट भी लेना है, इसलिए डेबिट करना पड़ेगा। ये पैसे उसने दिए तो इंटरेस्ट उसको देना पड़ेगा, इसलिए मैंने क्रेडिट कर दिया। तो जिसका जो इंटरेस्ट आ रहा है वो वहीं पे ही लिख दो, और जो डिफरेंस आएगा आपको पता चल जाएगा कि ये इंटरेस्ट मुझे उससे लेना है। अगर डेबिट साइड ज़्यादा आ रही है तो इंटरेस्ट ज़्यादा लेना है, देना कम है लेना ज़्यादा है, इसलिए डिफरेंस क्रेडिट साइड में आया। और हमको क्या करना होता है, इसको अपोजिट साइड लेके जाना होता है। लेकिन अपोजिट साइड लेके जाओगे तो याद रखना इंटरेस्ट के कॉलम में मत लिखना, क्योंकि इंटरेस्ट का हमने कॉलम तो ऑलरेडी क्लोज कर दिया है, इसको अमाउंट के कॉलम में लिखना है। इसका मतलब ये होता है कि साहिल से 5000 भी लेने हैं, ये 2000 भी लेने हैं और ये इंटरेस्ट भी उससे लेना है। तो टोटल आ जाएगा मुझे कितना लेना है, टोटल लेना है उससे 7014.79। उसमें से उसने मुझे 7000 रुपीज़ पे कर दिए है, 14.79 अभी बाकी है इंटरेस्ट के। क्लियर दोस्तों? ये हमने ऊपर ही निकाला। सर ये कैसे हुआ? दोस्तों आपने पता है जाने अनजाने में किया क्या? अब मैं आपको इसके पीछे का लॉजिक बताता हूँ। ये अकाउंट में वर्किंग कैसे हो गया, खुद ब खुद कैसे आंसर आ गया। खुद ब खुद इसलिए आंसर आ गया कि दोस्तों अगर आप टाइमलाइन बना के देखोगे, एक टाइमलाइन बना के देखोगे, तो ये टाइम का मैं बना रहा हूँ आपको। ये पहला ट्रांजैक्शन हुआ था मेरा साहिल के साथ में 1 अप्रैल को, और ये जो मैंने डेट फिक्स की है, मान लो 30 सितंबर जो मैंने डेट फिक्स की है, ये वो वाली डेट है। तो ये टाइमलाइन मैंने जो आपको बना के दिया है, इसके ऊपर देखो क्या हुआ। साहिल ये तारीख को मेरे से गुड्स लेने आया, तो मैंने उसको यहाँ पे सेल किया। अब इसका पेमेंट वो मुझे कब करने वाला था? 1 मई को करने वाला था, तो ये 1 मई है। क्लियर? समझ में आया? इस तारीख को मुझे पेमेंट मिल जाना चाहिए था। तो यहाँ पे कोई इंटरेस्ट देगा क्या वो मुझे? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो आया कब? वो आया सर 10 मई को। तो मुझे उसने जितने दिन लेट किया, ये इतने दिन का मुझे इंटरेस्ट लगेगा ना? जी सर। हमने ऊपर जो निकाला था यही निकाला था 9 डेज का। जी सर बिल्कुल। दोस्तों जब मैंने अकाउंट करंट बनाया ना, उसमें भी यही वर्किंग हुआ। देखो उसमें क्या हुआ, उसमें हमने क्या किया, उसमें हमने डेबिट साइड में पहले तो मैंने क्या किया, ये डेट से कैलकुलेट करना चालू किया। कहाँ तक? 30 सितंबर तक। तो दोस्तों पहले मैंने कौन सा पीरियड लिया? जो माल मैंने उसको बेचा है, जो पेमेंट मुझे 1 मई को मिल जानी चाहिए थी, ड्यू डेट से मैंने काउंट करना चालू किया यहाँ तक। और इसका इंटरेस्ट कितना होता है, ये मैंने अकाउंट के डेबिट साइड में लिख दिया। यहाँ पे मैंने लिख दिया टोटल इंटरेस्ट पूरा 1 मई से लेके 30 सितंबर का तक का जो इंटरेस्ट है मैंने यहाँ पे लिख दिया डेबिट साइड में। क्लियर? फिर मैंने क्या किया, साहिल ने जो मुझे यहाँ पे पेमेंट दिया था, यहाँ पे मुझे कैश मिला, और ये कैश मैंने कहाँ रिकॉर्ड किया था? अकाउंट के क्रेडिट साइड में मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड किया था। अब दोस्तों मैंने किया क्या, मैंने ये डेट जो फिक्स हो गई, अब देखो दोस्तों हुआ क्या, जब साहिल मेरे पास पेमेंट लेकर आया 10 मई को, तो मैंने क्या किया, ये जो ट्रांजैक्शन हुआ इसकी ड्यू डेट मैंने क्या पकड़ी? सेम। तो मैंने फिर से इंटरेस्ट निकालना शुरू किया, और इस बार जब मैंने इंटरेस्ट निकाला तो मैंने ये डेट से निकालना शुरू किया, 10 मई से आगे कैलकुलेट करना शुरू कर दिया, और इसको भी मैं 30 सितंबर तक लेके गया कैलकुलेशन में। क्लियर? तो मैंने क्या किया, 2 इंटरेस्ट निकाले। एक इंटरेस्ट तो मैंने निकाला था जब मैंने सेल किया था उसकी ड्यू डेट से निकाला, तो पूरे 30 सितंबर तक का मैंने इंटरेस्ट निकाला, वो डेबिट में डाल दिया। अब जब साहिल मेरे पास कैश लेकर आया 10 मई को, फिर मैंने इसकी ड्यू डेट क्या पकड़ी? सेम पकड़ी, क्योंकि पेमेंट कैश की ड्यू डेट सेम होती है। उस टाइम पे मैंने फिर से इंटरेस्ट निकाला,
और कब से कब तक निकाला, 10th मई से 30 सितंबर तक का निकाला। और ये इंटरेस्ट मैंने दोस्तों कहाँ लिखा, क्योंकि कैश मैंने क्रेडिट साइड में लिखा था, इसका इंटरेस्ट भी मैंने क्रेडिट साइड में लिखा। दोस्तों यहाँ पे इंटरेस्ट कब से कब तक का आया, 10th मई से लेके 30 सितंबर तक का इंटरेस्ट यहाँ पे आ गया। अब दोस्तों मुझे एक बात बताओ, जब मैं अकाउंट क्लोज करूँगा तो ये जनरल प्रिंसिपल है, ये कॉमन सेंस वाली बात है कि इस साइड पे कितने दिन का इंटरेस्ट आया, 152 डेज का इंटरेस्ट आया। और यहाँ पे जब इंटरेस्ट आया 143 डेज का इंटरेस्ट आया, से फॉर एग्जांपल 152 डेज का इंटरेस्ट आया, से फॉर एग्जांपल 500, और यहाँ पे 143 डेज का इंटरेस्ट आया मान लो 480। थोड़ी देर के लिए अमाउंट हाइपोथेटिकल में पकड़ता हूँ। जब मैं अकाउंट क्लोज करूँगा तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो 152 डेज का इंटरेस्ट आप यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे 143 डेज का इंटरेस्ट लिखोगे, तो ये साइड ज़्यादा आएगी। यहाँ पे इंटरेस्ट आएगा तो कितना आएगा, 152 डेज का आ गया। फिर आप वहीं पे लिखोगे 152 डेज का इंटरेस्ट इतना होता है, उसमें से 143 डेज का आप इंटरेस्ट माइनस कर दोगे, क्योंकि अकाउंट्स में क्लोज करना होता है। हम जब बैलेंस निकालते हैं तो ऐसे निकालते हैं, 152 डेज का इंटरेस्ट ज़्यादा है, इधर लिखा आपने टोटल कर दिया, वही 152 डेज का इंटरेस्ट यहाँ पे आया, 143 डेज का आपने इंटरेस्ट माइनस कर दिया, तो यहाँ पे बचेगा क्या दोस्तों, 9 डेज का ही तो बचेगा। और ये 9 डेज का आप इंटरेस्ट क्या कर रहे हो, इसको आप फिर से डेबिट साइड में अमाउंट के कॉलम में लिख रहे हो, क्योंकि हमको अब ये इंटरेस्ट उससे लेना है, तो अमाउंट के कॉलम में लिखना पड़ेगा। तो ईजी तो है। आप वैसे क्या कर रहे थे, आप वैसे डायरेक्ट 9 डेज का इंटरेस्ट निकाल रहे थे कितना होता है, और अमाउंट के कॉलम में आप डेबिट में लिख रहे थे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे वो सिस्टम ऑटोमेटिकली ले लेगा। हमने जो प्रोसीजर बना के रखे हैं ना, वो ऐसे प्रोसीजर बना के रखे हैं कि उसमें ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अब ये तो एक ट्रांजेक्शन था, तो आपने 9 डेज का इंटरेस्ट आराम से निकाल लिया। जब मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स होते हैं या अमाउंट चेंज होती है, अब जैसे 5000 और 2000 का बिल था और साहिल मेरे पास कैश 7000 लेके आया, अब साहिल इसकी जगह 6000 लेके आता तो फिर कैलकुलेशन करने में कितनी दिक्कत होती थी। आप सोचो ना, मैंने उसको 5000 के गुड्स दिए, फिर 2000 के गुड्स दिए, और साहिल ने 7000 लाए। अगर साहिल पेमेंट 7000 नहीं लाता, 6000 लाता, तो आप कैलकुलेशन कैसे करते, आप कैसे ट्रैक करते, इसमें से 5000 का इंटरेस्ट निकालते, फिर आप 1000 का इंटरेस्ट निकालते, कितना मुश्किल हो जाता, पसीने छूट जाते दोस्तों हमारे कैलकुलेशन करते करते। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। इसीलिए हमने प्रोसीजर क्या बनाया, हमने बहुत ही आसान प्रोसीजर बना दिया। हमने क्या किया कि जो ड्यू डेट आ रही है ना, वो ड्यू डेट से लेके एक डेट फिक्स कर देते हैं, वो ड्यू डेट से लेके उस डेट जो हमने फिक्स की है वहां तक का पूरा इंटरेस्ट ले लो आप डेबिट में, और फिर जब पेमेंट आ गई उसकी ड्यू डेट ले लो, उसकी ड्यू डेट तो सेम रहेगी, और वहां से लेके लास्ट डेट जो हमने फिक्स की है वहां तक का फिर इंटरेस्ट निकालो और क्रेडिट साइड में डाल दो। इसका इफेक्ट क्या होगा, 152 डेज का इंटरेस्ट डेबिट में आ जाएगा और क्रेडिट में भी इंटरेस्ट आ जाएगा। क्रेडिट में कितना इंटरेस्ट आएगा, 143 डेज का आएगा। जब अकाउंट क्लोज करूंगा तो 152 डेज का इंटरेस्ट ज़्यादा आएगा, तो डेबिट साइड की टोटल ज़्यादा आ जाएगी, वो लिखूंगा इंटरेस्ट का कॉलम, फिर वही टोटल यहाँ लिखूंगा, और फिर जब 143 डेज का इंटरेस्ट माइनस करूंगा तो 9 डेज का इंटरेस्ट आ जाएगा। और ये जो 9 डेज का इंटरेस्ट आया है, इसको क्या करना है, इसको अपोजिट साइड में लेके जाना है, और कहाँ लिखना है, अमाउंट के कॉलम में लिखना है। दोस्तों कोई मुश्किल बात है क्या, बस सिर्फ सिंपल सी बात है, मुझे इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना है। वैसे अगर हम अकाउंट करंट नहीं बनाते तो यही सब काम, अगर मैं आपको बोलूं हर एक ट्रांजेक्शन का मुझे इंटरेस्ट निकाल के बताओ, तो आप क्या करते, वो इंटरेस्ट कैसे निकालते, यही वर्किंग आपको क्या करना पड़ता, अलग से करना पड़ता। ये वर्किंग जो है ना, आपने जो यहाँ पे किया, ये वर्किंग आपको अलग से करना पड़ता, और डायरेक्ट आपको ये अमाउंट यहाँ पे लिखना पड़ता। वर्किंग तो दोस्तों आपको करना ही पड़ता, इसका आप वर्किंग करते, ये वर्किंग करते, और माइनस करके जो भी आता आपका फिगर आप ये निकालते, या तो आप डायरेक्ट निकालते, क्योंकि आप ट्रांजेक्शन डायरेक्ट रिलेट कर सकते हो तो अब आप निकाल पा रहे हो। लेकिन अगर आप ट्रांजेक्शन को रिलेट नहीं कर सकते हो, अमाउंट में अगर इधर उधर मैंने चेंज कर दिया ना, इसको 7000 की जगह 9000 कर दिया, तो आप फिर उलझ जाओगे, समझ में ही नहीं आएगा, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये प्रोसीजर यूज करोगे ना हमारा अकाउंट करंट का, तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं जाएगी, खुद ब खुद कैलकुलेशन होते जाएंगे। समझ रहे हो दोस्तों। तो यहाँ पे क्या हुआ, वही चीज मैंने अकाउंट करंट के फॉर्म में बना के किया। तो सिंपल है, कुछ भी नहीं है, बस आपको इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना है। और इंटरेस्ट का कैलकुलेशन जो है, हमेशा ध्यान में रखना, डिपेंड करता है आपका इंटरेस्ट जो कैलकुलेट करोगे आप, नंबर ऑफ डेज के ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए डेज काउंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और डेज काउंट करने के लिए
आपको ड्यू डेट को नहीं पकड़ना है, काउंट नहीं करना है, और जो आप डेट फिक्स कर चुके हो, लास्ट डेट जो आप ऊपर लिखते हो अकाउंट करंट में, उसको काउंट करना है। और फिर आपको इंटरेस्ट निकालना है। आप हर एक ट्रांजैक्शन का निकालोगे, ड्यू डेट से स्टार्ट करोगे, ड्यू डेट को छोड़ दोगे, अगले दिन से स्टार्ट करोगे, और फिर ये टाइमलाइन के हिसाब से देखोगे तो आपका खुद ब खुद टैली हो जाएगा। तो डेबिट साइड में मैंने इंटरेस्ट कितना लिखा दोस्तों, 152 डेज का लिखा। उसमें से क्रेडिट साइड में मैंने 143 डेज का इंटरेस्ट लिख दिया, जिसकी वजह से क्या हो गया, जब मैं अकाउंट बैलेंस करने गया तो ये इंटरेस्ट कट हो गया, डेबिट क्रेडिट आपस में कट हो गया। तो डेबिट साइड का टोटल जो था वो ज़्यादा था, कितने दिन से ज़्यादा था, 9 डेज के इंटरेस्ट से ज़्यादा था, इसलिए डेबिट साइड के अमाउंट में मैंने इंटरेस्ट जोड़ दिया 9 डेज का, वो खुद ब खुद हो गया दोस्तों। तो डिफरेंस आएगा क्रेडिट साइड में। पहले तो आप इंटरेस्ट का कॉलम क्लोज करोगे, तो जो साइड ज़्यादा आएगी आप टोटल करोगे, इधर का कॉलम ज़्यादा आया टोटल, तो इधर टोटल करोगे, वही टोटल यहाँ लिखोगे। इधर डिफरेंस आया तो दोस्तों आप इसको अपोजिट साइड में लेके जाओगे अमाउंट के कॉलम में, और जो ऊपर उससे अमाउंट लेनी है अब उसमें आप ये इंटरेस्ट भी इंक्लूड कर दो, और आप आखिरी में अमाउंट का कॉलम क्लोज करो, तो आपको बैलेंस पता चल जाएगा। कोई मुश्किल थोड़ी ना है दोस्तों, बहुत आसान है, बस इंटरेस्ट तो निकालना था। और दोस्तों ये लॉजिक क्लियर नहीं होता है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है हमारा, इसलिए हमको ये बहुत मुश्किल लगता है। बस इंटरेस्ट निकालना है, आपको ड्यू डेट पता करनी है, वो ट्रांजैक्शन के साथ ही दिया होगा, ड्यू डेट क्या होगी आप निकाल सकते हो। ड्यू डेट को छोड़ देना है, अगले दिन से काउंट करना चालू करना है, और कहाँ तक जाना है दोस्तों, जो डेट हमने डिसाइड की है ऊपर। ऐसे ही हर एक ट्रांजैक्शन का आप करोगे तो डेबिट में पूरा जा रहा है, क्रेडिट में कम जा रहा है, कट जा रहा है, वो कटने के बाद 152 डेज का इंटरेस्ट आपने डेबिट कर दिया, 143 डेज का आपने इंटरेस्ट क्रेडिट कर दिया, तो डेबिट क्रेडिट कट हो गया। 9 डेज का डेबिट ज़्यादा हुआ है तो आपका खुद ब खुद डेबिट साइड में अमाउंट आपको बढ़ाना पड़ेगा इंटरेस्ट का, 9 डेज का। सिंपल है दोस्तों। आई होप मैं जो बोल रहा हूँ आपको समझ में आया है। अगर ये लेक्चर सुनने के बाद आपको कोई डाउट है तो आप दोस्तों मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए 9130006500 पे, मैं आपकी वो क्वेरी सॉल्व करूँगा। हो सकता है किसी के दिमाग में कोई डाउट आया हो, तो डाउट पूछने के लिए आप बिल्कुल भी घबराइए मत दोस्तों, एकदम फ्री होके फ्री माइंड से आप मुझसे डाउट पूछ सकते हो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में। इसमें दोस्तों और मेथड होती है, बैकवर्ड मेथड, ये तो मैंने आपको फॉरवर्ड मेथड बताई है, एक मैं आपको बताऊंगा बैकवर्ड मेथड, वो भी बहुत आसान है, वो भी आपको समझ में आ जाएगी। उसमें भी दोस्तों आंसर सेम आएगा, सिर्फ सॉल्व करने का तरीका थोड़ा बदल जाता है। जो नंबर ऑफ डेज का कैलकुलेशन होता है ना, वो नंबर ऑफ डेज का कैलकुलेशन करने में हम थोड़े से चेंजेस ला लेते हैं, लेकिन हमारा आंसर सेम आता है। यानी घुमा फिरा के ऐसे खाओ या घुमा फिरा के वैसे खाओ, बात तो वही है। समझ में आया? लेकिन आपको एग्जाम में कोई भी मेथड पूछ सकते हैं, इसलिए हमको दोनों मेथड की प्रिपरेशन करनी होती है दोस्तों। तो यहीं पे मैं आज रुकता हूँ हमारा लेक्चर। आपको लेक्चर कैसा लगा मुझे बताइए, लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। ओके, थैंक यू।